इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो लेट्स गो गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ट, और लैटिन में हार्ट को कोर के नाम से जाना जाता है। ग्रीक में इसको कार्डियो कहते हैं, और लैटिन में इसका नाम जो है इसको कहते हैं कोर। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं अनाटमी ऑफ द हार्ट। जब हम हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हार्ट है क्या चीज़, कहाँ मौजूद होता है, इसका मैस क्या है, इसकी लेंथ क्या है। तो जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि मसल से मिलकर बना हुआ होता है, और अंदर से ये खोखला होता है, होलो होता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पंप करता है पूरे बॉडी में, मतलब ऊपर भी पंप करता है, नीचे की तरफ भी पंप करता है। क्या होता है कि ये जो हार्ट है ये इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी की तरफ पहुंचाना होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ बाहर निकालना होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में पता करें कि इसकी लोकेशन कहाँ क्या है, किस जगह पर मौजूद होता है, तो ये लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। लेकिन कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि ये 1/3 पार्ट जो होता है ये इसका राइट साइड पर मौजूद होता है। ये हमारा है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम क्या होती है, मीडियास्टिनम एक स्पेस का नाम है जो कि दो लंग्स के दरमियान, यहाँ पर मौजूद है लंग्स, इनके दरमियान पर यहाँ पर मौजूद होती है स्पेस। इस स्पेस को कहते हैं मीडियास्टिनम। और जो ये हार्ट है ये मीडियास्टिनम के इंटीरियर और मीडियल पार्ट में मौजूद होता है, मतलब मिडल मीडियास्टिनम और इंफीरियर मीडियास्टिनम ये इस जगह पर एग्जैक्ट मौजूद होता है। इसका 1/3 पार्ट जो होता है ये हमारे स्टर्नम से राइट साइड पर मौजूद होता है, और 2/3 पार्ट जो होता है वो मौजूद होता है लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो आगे हम इसकी बात करें, इसका मैस क्या है, इसका हुजम क्या है। तो जब हम इसके लेंथ के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और जब हम इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें कि इसकी विड्थ कितनी होती है, तो ये इसकी विड्थ होती है 9 सेंटीमीटर। और आम जुबान में ये कहा जाता है कि जो एक नॉर्मल हेल्दी मैन जो होता है उसका जो हार्ट का साइज होता है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखा जाए तो हर बंदे की नॉर्मल जो एक हेल्दी बंदा होता है जिसका वेट जो 70 केजी तक होता है, तो उसके जो हार्ट का साइज होगा वो 12 सेंटीमीटर लेंथ में होगा, 9 सेंटीमीटर विड्थ में होगा। ठीक है, और इसका वेटेज क्या होता है, एक्चुअली जब हम बात करते हैं मेंस की या वुमेन्स की बात करते हैं तो मेन में क्या होता है, मेन में इसका जो साइज होता है वो मतलब इसका वेट जो होता है वो होता है 300 ग्राम। कुछ बुक वाले इसको 310 कहते हैं, कुछ बुक्स वाले इसको 320 ग्राम कहते हैं। लेकिन वुमेन की कंडीशन में, औरतों की कंडीशन में इसका जो साइज है वो 250 से 280 तक है। अब इसकी क्या रीज़न होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी तादाद मेन में वो औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से जो हार्ट है, क्योंकि हार्ट का असल काम क्या है, ब्लड को पंप आउट करना, जब ब्लड ज़्यादा मौजूद है तो उसका मैस भी ज़्यादा ही दरकार होगा। तो इस वजह से मेंस का जो हार्ट होता है वो औरतों की निस्बत बड़ा होता है। ठीक है, अब हम इसकी आ जाते हैं अनाटॉमी की तरफ। अनाटॉमी की तरफ आने से पहले हमें पता होना चाहिए जो हार्ट है इसको कवर कैसे किया गया है, इसको महफूज कैसे किया गया है, क्योंकि हमारी बॉडी में बोनी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, उनसे इसको कैसे महफूज करना है, दूसरे ऑर्गन से इसको कैसे बचाना है। तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर लेयर्स मौजूद होती हैं। हार्ट है, इसके हार्ट की गिर्द जो होती है 3 लेयर मौजूद होती हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जब हम बात करते हैं एक है पेरिकार्डियम। ठीक है, पहली लेयर है पेरिकार्डियम। दूसरी लेयर होती है मायोकार्डियम। तीसरी लेयर होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो हम बारी बारी इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों में डिस्कशन करने से पहले हम पहले बात करेंगे पेरिकार्डियम। पेरी एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम अराउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रीक में इसको पेरी कहा जाता है, और अगर हम आम जुबान में देखें अराउंड या इर्द गिर्द। ठीक है, ये होता है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम एक्चुअली क्या चीज है, पेरिकार्डियम एक एक्सटर्नल लेयर ऑफ द हार्ट that covers the heart around the body।
ठीक है। तो हम बात करते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आगे मजीद इसको दो लेयर्स में तकसीम किया गया, एक को इनर लेयर कहते हैं, दूसरी को आउटर लेयर कहते हैं। जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होती है? फाइब्रस पेरिकार्डियम एक लेयर है जो कि फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या है? इसने इसको प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल ऑर्गन से। ये इसकी एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है ना। इसने इसको बचाना है एक्सटर्नल ऑर्गन से। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से हैं जिनके साथ ये अटैच है? तो हम इसकी अगर कनेक्शन की बात करें कि इसका रिलेशन किन किन ऑर्गन्स के साथ है, किन किन बॉडी के पार्ट्स के साथ है, तो अगर हम देखें कि अंटीरियरली ऊपर की तरफ से कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है किसके साथ अटैच है, तो हमें पता चलता है कि ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये ऊपर की जानिब से ये जो हमारी स्टर्नम मौजूद है, स्टर्नम के साथ अटैच होती है बाय द लिगामेंट्स। वो लिगामेंट्स क्या हैं? उस लिगामेंट को कहते हैं स्टर्नोपेरिटल लिगामेंट। स्टर्नोपेरिटल लिगामेंट और वीक सुपीरियर लिगामेंट, ये दो लिगामेंट्स होते हैं जिसने इस लेयर को स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनर लेयर। जो इनर लेयर है उसको कहते हैं सीरस लेयर, सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम एक डबल लेयर है। डबल लेयर है तो मतलब ये है कि ये भी आगे मजीद दो लेयर्स पर मौजूद होगी। दो लेयर्स कौन कौन सी हैं? ये जो सीरस पेरिकार्डियम है इसमें एक पेरिटल लेयर होगी और दूसरी लेयर होगी विसरल लेयर। इस विसरल लेयर को एपिकार्डियम भी कहा जाता है। पेरिटल लेयर और विसरल लेयर, इन दोनों के दरमियान एक कैविटी मौजूद होती है। जो ये पेरिटल लेयर है ये जो होती है डीप लेयर ऑफ फाइब्रस लेयर के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये फाइब्रस लेयर थोड़ी सी बड़ी लेयर है। इसके साथ इसमें मसल्स मौजूद होते हैं और इस मसल्स की जो सबसे निचली तह है उसके साथ मौजूद होती है पेरिटल लेयर। और जो विसरल लेयर है जिसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, ये मौजूद होती है मसल्स के साथ, मायोकार्डियम के साथ जुड़ी हुई होती है। इन दोनों के दरमियान जो विसरल लेयर है, जब हम इसके बारे में हमने देखा, हमने पढ़ा, तो हमें पता चला कि जो विसरल लेयर है इसमें कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, कुछ सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं जो कि समटाइम्स जब हमें ज़रूरत होती है तो ये फ्लूइड को एक्सक्रीट करते हैं। वो फ्लूइड क्या, कौन सा फ्लूइड है? वो जो इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक कैविटी मौजूद है उसमें मौजूद होता है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड है तो इसकी एक नॉर्मल लिमिट भी होगी, नॉर्मल वेटेज होगा कि नॉर्मल आम रूटीन में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है 25 से 35 ml। ये एक नॉर्मल कंडीशन में एक हेल्दी मैन में 25 से 35 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो बनता है। अब इसका काम क्या है? जब एक हार्ट पंप आउट कर रहा होता है तो उसमें मूवमेंट होती है, कभी वो बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। तो उसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए ये जो फ्लूइड है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आगे इसके बाद यहाँ पर हम एक साथ एक क्लिनिकल पॉइंट भी डिस्कस करते हैं कि सम टाइम होता क्या है कि ये जो फ्लूइड होता है इसमें पेरिकार्डाइटिस देखें, अगर हम पेरिकार्डाइटिस देखें तो ये एक इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का एक हमेशा से एक असूल रहा है कि वहाँ पर स्वेलिंग होती है, वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे एंडोकार्डाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, कार्डियोमायोपैथी है। ये एक 3 इन्फ्लेमेशंस हैं जिनकी कंडीशंस में ये क्या होता है, ये जो कैविटी है इसमें फ्लूइड के बढ़ जाने की मात्रा मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव कैसे किया जाए? तो इसको रिमूव करने के लिए ये जो हमारी 5th और 6th रिब है इनके दरमियान एक स्पेस होती है, इंटरकोस्टल स्पेस, जो कि स्टर्नम से और मीडियास्टिनम से 9 सेंटीमीटर दूर होती है, लेटरल साइड पर होती है। यहाँ से हम सिरिंज को इजेक्ट करते हैं, सिरिंज को इजेक्ट करते हैं और यहाँ से फ्लूइड को बाहर पिंच आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था इस कंडीशन को, जिस कंडीशन में फ्लूइड बढ़ जाता है इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। तो इसको हम बाय द सिरिंजेस हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि होता क्या है कि ये तो लेयर्स थी पेरिकार्डियम के बारे में। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर हम अगर लेयर्स के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर पर जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। असल में मायोकार्डियम, मायो एक ग्रीक वर्ड है, जैसे हमने पहले देखा कार्डियो ग्रीक वर्ड है, तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं ये मोस्टली ग्रीक से आ रही हैं, यूनान से आ रही हैं। तो मायो भी एक ग्रीक नेम है,
जो मसल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन मेडिकल बुक्स में, ठीक है। तो ये इसी मसल्स, यही मसल है जो मैंने रेड कलर में यहाँ पर शो किया है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो इस वजह से यहाँ पर जो मायोकार्डियम है या मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, इसकी मिकदार 70% हार्ट में होती है, ठीक है। इसी वजह से इसको मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं और ये सबसे ज्यादा मौजूद होता है। अब मसल्स है तो मसल तो इसमें यहाँ पर मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, इनका होना भी जरूरी है। तो इस वजह से अगर हम इसको डीपली स्टडी करें, अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की तरफ जाएं, तो हमें पता चलता है कि मायोकार्डियम में 3 मसल्स फाइबर मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक को हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहते हैं, दूसरे को हम पेस मेकर कहते हैं, तीसरे को हम कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। इनका काम क्या होता है? जब कभी भी ब्लड को पंप आउट करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो इसको एनर्जी की जरूरत होती है, इसको कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, इसको फोर्स लगाने की जरूरत होती है। ये जो फोर्स होती है ये एक्टिन और मायोसिन की मूवमेंट की वजह से होती है, जो कि कैल्शियम की जो अब आगे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैल्शियम जो होता है वो इसको कॉन्ट्रैक्शन में कैसे हेल्प करता है। तो ये वो फंक्शन किसका होता है? मायोकार्डियम का ही फंक्शन होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एंडोकार्डियम। जब हम एंडोकार्डियम की बात करते हैं, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, कार्डियम मतलब हार्ट, हार्ट की इंटरनल लेयर। तो हार्ट की इंटरनल लेयर्स कौन सी हैं? जब हम इस हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स की जो लाइनिंग ब्लू कलर में नजर आ रही है, ये सारी लाइनिंग जो है ये एंडोकार्डियम से ही मिलकर बनी हुई है, ठीक हो गया। आगे ये तो थी लेयर्स ऑफ द हार्ट। अब हम आगे बात करते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। जब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, हमने इसकी लोकेशन का भी पता चला लिया कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसका वेटेज क्या है, इसका साइज क्या है। अभी हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? सबसे पहले राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हम बारी बारी इनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा है यहाँ पर हार्ट मौजूद है, लेफ्ट आर्ट्रियम किस जगह पर है, राइट आर्ट्रियम किस जगह पर है, लेफ्ट वेंट्रिकल किस जगह पर है, या राइट वेंट्रिकल किस जगह पर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल एक्चुअली जो मौजूद होता है ये मौजूद होता है बेस में। अगर हम इस हार्ट को देखें तो इसकी ये वाली जो स्पेस है ये है एपेक्स, ये एपेक्स है, ये इसकी बेस है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एपेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम बेस के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। जब हम एपेक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एपेक्स जो है हार्ट की, ये जो हमारा निप्पल पॉइंट है इसके और बिल्कुल साथ फिफ्थ रिब के बिल्कुल साथ यहाँ पर ये एपेक्स मौजूद होती है। और जो एपेक्स है हम देख रहे हैं, ये जो एपेक्स है ये अकेली एक से मिलकर नहीं बनी, इसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का दोनों का हाथ है। अगर हम ऊपर से देखें तो हमें ये पता चलता है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो ये जो राइट साइड होती है ये हमेशा इस तरह मौजूद होती है। तो हम जब हम ऊपर से देखते हैं, इंटीरियरली देखते हैं, तो 2/3 पार्ट जो होता है एपेक्स का वो राइट वेंट्रिकल में बनाया हुआ होता है और 1/3 पार्ट जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में बनाया होता है। लेकिन जब हम नीचे से देखते हैं, इंटीरियर साइड से इंटीरियर व्यू के साथ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसने 2/3 पार्ट बनाया हुआ है, उलट सिस्टम हो गया, और राइट वेंट्रिकल ने वे 1/3 पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट आर्ट्रियम की। राइट आर्ट्रियम क्या होता है? एक्चुअली ये एक कह लो क्वाड्रेंट शेप का होता है, ठीक है, और इसमें 4 नालियां मौजूद होती हैं जो कि ब्लड को रिसीव करती हैं। सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा होता है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो होती हैं ये सल्सस टर्मिनालिस एक ग्रूव है जहाँ पर एक गड़ा बना हुआ है, वहां से ब्लड को नीचे की तरफ पिंच आउट करते हैं राइट आर्ट्रियम में। ये इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा। इन्होंने क्या करना है, जो इंफीरियर वेना केवा है इसने हमारे पाउंड से इंटरनल बॉडी से ब्लड रिसीव करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो सुपीरियर वेना केवा है इसने एक्सटर्नल पार्ट से, मतलब हार्ट से ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो बाजू हैं या दोनों बाजू हैं, इनसे ब्लड रिसीव करेगा। इंफीरियर नीचे वाले सिस्टम से और सुपीरियर जो है ऊपर वाले सिस्टम से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और राइट आर्ट्रियम में मुंतकिल कर देगा। अब राइट आर्ट्रियम में
तीन चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मौजूद हैं जिनको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मौजूद होती है वहाँ पर राइट ऑरिकल। जब हम यूएसएमएल के रिलेटेड देखा जाए तो राइट ऑरिकल के मुतालिक सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो टर्मिनोलॉजी हमने कभी सुनी नहीं होती, ऑरिकल होता क्या है। ऑरिकल एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसको कान एयर, अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको एयर कहते हैं। मतलब ऑरिकल जो राइट ऑरिकल है इसकी शक्ल हमारे कान की तरह होती है। इसने क्या किया होता है, ये जो मेरा अयोर्टा है इसकी सतह को घेरा हुआ होता है, मतलब इस तरह उसको पिंच आउट किया हुआ होता है। ये मैंने इस तरह थोड़ा सा शो किया है, ठीक है, ये होता है राइट ऑरिकल, ठीक है। और इसमें राइट आर्टरियम में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मौजूद होती है वो होती है एस नोड, जिसको हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। कुछ बुक्स कहती हैं कि जो पेस मेकर है ये राइट आर्टरियम में मौजूद होता है, कुछ बुक्स कहती हैं कि ये राइट आर्टरियम में नहीं मौजूद होता बल्कि इनके जंक्शंस पर मौजूद होता है। आर्टियो कैनाल जंक्शन, ये एक कैनाल है, तो ये आर्टरियम है, इनके जंक्शन पर जो होता है एस नोड मौजूद होता है। और इसके साथ एस नोड के साथ यहाँ पर एवी नोड भी मौजूद होता है, जो कि यहाँ पर लेटरल बॉर्डर, मतलब लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम के बिल्कुल साथ लेटरल साइड पर यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये नीचे की तरफ मूव करता है। जब मूव करता है तो उसको एक हिडल है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। उस हिडल का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसको ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? कस्प एक ढक्कन की लेज, अगर हम एक ढक्कन है या कोई भी कैप है उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट को कस्प कहेंगे। जो एक हर कस्प है, इस कस्प को कॉर्डाइड टेंडिनाई, ये एक धागे की तरह धागे नुमा चीज़ें होती हैं जिन्होंने इन कस्प्स को क्या किया होता है, मजबूती, इलास्टिसिटी देती हैं, इनको मजबूती देती हैं। और ये जो कॉर्डाइड टेंडिनाई होती हैं ये आगे पिलरी मसल्स के साथ अटैच होती हैं। जब कभी भी ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो ये जो होती है ये आप बंद हो जाती हैं और इलास्टिसिटी जो होती है उसको वापस पीछे की तरफ लेके जाती है। जैसे हम अक्सर हम दरवाज़ों पे देखते हैं तो वहाँ पर एक स्प्रिंग टाइप लगा होता है कि दरवाज़ा जब जैसे हम खोलते हैं वो खुद ब खुद वापस अपनी सतह पर वापस आ जाता है। इसी तरह क्योंकि वहाँ पर इलास्टिसिटी वाले स्प्रिंग मौजूद होते हैं जो उस दरवाजे को वापस लेके आते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी वही मसल्स मौजूद होते हैं और कॉर्डाइड टेंडिनाई होती हैं जिनकी वजह से ये जो कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती हैं वो खुद बंद हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ देर स्टे करता है और यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक, यहाँ पर जब ब्लड नीचे आया वो था सिस्टोलिक प्रेशर की वजह से। सिस्टोल कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, डायस्टोल कहते हैं रिलैक्सेशन को। यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो इस अयोर्टा में होता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से नीचे की तरफ ये मूव कर रहा होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है 40 to 90। 40 to 90 सिस्टोलिक प्रेशर राइट आर्टरियम में मौजूद होता है। यहाँ से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पर डायस्टोलेशन हो रही होती है तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर होता है वो 10 to 10 mm मर्क्यूरी होता है, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड जो होता है ये पल्मोनरी वॉल्व, यहाँ पर एक पल्मोनरी वॉल्व मौजूद होती है जिसने पल्मोनरी आर्टरीज को राइट वेंट्रिकल्स के साथ जोड़ा हुआ होता है। ये वॉल्व भी ट्राइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड है, लेकिन इसकी जो शेप है वो है सेमी-लूनर शेप की वजह से, लेकिन कस्प इसमें तीन ही मौजूद होते हैं। यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स से उसकी ऑक्सीजनेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन वहां से ले लेगा, वहां से आता हुआ ये आ जाता है राइट आर्टरियम में, सॉरी लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, इसको पल्मोनरी वेन्स से ब्लड रिसीव करता है और यहाँ से ब्लड को नीचे माइट्रल वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में मुंतकिल कर देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है यहाँ से इसको ब्लड को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन के जरिए माइट्रल वॉल्व से आगे इसको पूरे बॉडी में डिवाइड करता है। डिवाइड वहाँ पर अयोर्टा मौजूद होता है, सिस्टेमिक अयोर्टा। ये देखें यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया, ये माइट्रल वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व से आता हुआ ब्लड ये सिस्टेमिक अयोर्टा में आ गया। अब सिस्टेमिक अयोर्टा में मजीद तीन अयोर्टा मौजूद होते हैं जिनको हम छोटी आर्टरीज कहते हैं। वो एक है
लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी, दूसरी को हम सब करोटिड आर्टरी कहते हैं, एक ब्रोंकोसेफेलिक आर्टरी कहते हैं। इन 3 आर्टरीज का क्या काम है? एक जो आर्टरी है वो उसने हमारे हेड को घेरा हुआ होता है, मतलब उसने सप्लाई करना, उसका काम जिम्मा लगा हुआ है कि उसने ब्लड जो है वो हमारे हेड को, नेक को प्रोवाइड करना है। दूसरी का काम क्या है? ये दूसरे वाली का काम होता है, ये जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हमारे मौजूद हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इसने इनको प्रोवाइड करना है। और जो तीसरी मौजूद है आर्टरी, इसने हमारे दूसरे अदर बॉडी सिस्टम को, लाइक लंग्स हो गया, आइसोफेगस हो गया, इनकी तरफ मूव ऑन करना होता है ब्लड को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम, ये तो थी हार्ट की स्ट्रक्चर्स के बारे में लेकिन यहाँ पर अब बात करते चलें कि यहाँ पर कुछ अबनॉर्मेलिटीज भी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के रिलेटेड कुछ अबनॉर्मेलिटीज मौजूद होती हैं। अबनॉर्मेलिटीज किन बेस पर होती हैं? सबसे पहली अबनॉर्मेलिटी जो होती है वो एपेक्स के रिलेटेड होती है। एपेक्स के रिलेटेड कैसी है अबनॉर्मेलिटी होती है? अगर हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं एपेक्स के, तो आम कंडीशन में जो एपेक्स है ये हमेशा लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है, लेकिन 5 से 10% लोगों में ये जो एपेक्स है ये होता है राइट साइड पर मौजूद होता है। राइट साइड पर मौजूद होना ये एक अबनॉर्मेलिटी है। इस अबनॉर्मेलिटी का नाम जो होता है ये साइटस इनवर्सस है। राइट, साइटस इनवर्सस एक अबनॉर्मेलिटी है जिसको हम बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको बीमारी के रूप से देखें, इंटरनल मेडिसिन के रूप से देखें, तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या चीज़ है? जब हम बच्चों का एक्सरे करते हैं, जब वो बच्चे पैदा होते हैं, तो हम देखते हैं 1 से 2% बच्चों में जो उनका हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जो दिल होता है वो लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड पर मौजूद होता है। ये जो राइट साइड पर दिल का मौजूद होना, इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है। इसके अलावा कुछ अबनॉर्मेलिटीज कौन कौन सी मौजूद हैं? एक मौजूद होती है हम वॉल्स के, में जो बीमारियां हैं वो वॉल्स के रिलेटेड होती हैं। वो कौन सी हैं? देखें, जब कभी ये जो वॉल्स हैं इनमें नैरोइंग आ जाए, नैरोइंग क्यों आएगी? इन्फ्लेमेशन की वजह से आएगी। इन्फ्लेमेशन की चंद एक सिम्टम्स होते हैं, लाइक पेन होती है, स्वेलिंग होती है। तो जब इन्फ्लेमेशन होगी तो ये जो वॉल्स होगी, स्वेलिंग होगी, इनकी नैरोइंग हो जाएगी। नर्विंग के वजह से क्या होगा को जो ऑक्सीजन जो ब्लड होगा वो वहां से नीचे की तरफ मूव ऑन नहीं होगा। जब वहां से नीचे मूव नहीं होगा तो वो यहाँ पर भरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भरेगा तो क्या होगा, वो पार्ट इनलार्ज हो जाएगा। जब वो पार्ट इनलार्ज हो जाएगा तो वहां पर मौजूद जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें राइट आर्टरियम की, तो वहां पर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? एक ब्रोंकाई, प्रिंसिपल ब्रोंकाई मौजूद है, इसोफेगस मौजूद है। ये बड़ा, इसका दबाव कहाँ पर पड़ा? इसोफेगस पर पड़ा। आइसोफेगस ने वहां से पिचक गया। जब भी खाना अंदर आएगा तो खाना नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसने उसको दबाया हुआ होगा। इसको हम डिस्फेगिया कहते हैं। ठीक है। और दूसरा असर इसका प्रिंसिपल ब्रोंकाई पर पड़ेगा। प्रिंसिपल ब्रोंकाई पर भी ये दबाव डालेगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हमें सांस लेने में भी मुश्किल होगी। ठीक है। ये तो था ये इन वॉल्स की वजह से। ये जो वॉल्स की नर्विंग है इसको हम स्टेनोसिस कहते हैं। कौन कौन सी वॉल्स की स्टेनोसिस होती है? माइट्रल वॉल की स्टेनोसिस होती है, पल्मोनरी वॉल्स की स्टेनोसिस होती है। ये तो था हमारा एनाटॉमी और चंद क्लिनिकल पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो हम आगे जो हमारा जो लेक्चर है, जो दूसरा पार्ट है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे द नर्वस सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट। थैंक यू वेरी मच।